हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं राहुल गोस्वामी ज्योग्राफी की इस स्पेशल क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज अपनी ये 7वीं क्लास है। इस 7वीं क्लास के अंतर्गत अपन ब्रह्मांड की स्टडी करेंगे, क्योंकि टॉपिक अपना चल रहा है, उसी की स्टडी करना है। लेकिन मैं इस टॉपिक को कराने से पहले कुछ पॉइंट्स रखना चाह रहा हूँ, जो पॉइंट्स मनोबल बढ़ाने पर भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मेरी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को देखते समय नीचे एक सब्सक्राइब लिखा हुआ है, तो उसको आप उस बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें चैनल को। इसके के साथ लाइक करें। लाइक के साथ आप इस चैनल पे शेयर का एक बटन होता है, उससे अपने अन्य फ्रेंड्स को भी मेरा ये चैनल शेयर करें। थैंक यू। देखिए, अब तक अपन ने ब्रह्मांड की स्टडी की है। ब्रह्मांड की स्टडी के अंतर्गत अपन ने क्या क्या स्टडी कर चुके हैं इसके बारे में बता देता हूँ, रिपीट करवा देता हूँ। अपन ने इसका स्वरूप देख लिया, स्वरूप की स्टडी कर चुके हैं। स्वरूप के बाद में अपन ने इसकी जो नेक्स्ट स्टडी की अपन ने यूनिवर्स के, वो उत्पत्ति के बारे में स्टडी किया। और उत्पत्ति के लिए अपन ने एक कॉन्सेप्ट को आधार बनाया था, हब्बल कॉन्सेप्ट को आधार बनाया था। अब हब्बल कॉन्सेप्ट से ही अपन बिग बैंग थ्योरी की स्टडी करना चाह रहे हैं। देखिए, बिग बैंग थ्योरी क्या है, ये स्टडी जो है वो इसी पर आधारित है, लेकिन इस सिद्धांत के द्वारा पूरे ब्रह्मांड के निर्माण की जो सही सटीक साइंटिफिक स्टडी बताई गई है, वो केवल और केवल इस कॉन्सेप्ट पे बताई गई है। और इसी कॉन्सेप्ट यानी कि इसी सिद्धांत को आधार बनाकर, इस थ्योरी को आधार बनाकर प्रैक्टिकल प्रयास भी इसके अंतर्गत किया गया है। अब देखिए, बिग बैंग थ्योरी ये किसने दी? इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1894 में पादरी थे जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा इस कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन किया गया। कब किया गया? 1894। लेकिन इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने में और इसकी और व्याख्या का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में रॉबर्ट वेगनोर की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। रॉबर्ट वेगनोर की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, जिन्होंने 1967 के आसपास इस सिद्धांत की, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं या इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 20वीं यानी कि 20th सेंचुरी के उत्तरार्ध में इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने में और इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं। कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें क्या समझाया गया है, उसके बारे में मैं आपको स्टडी करवा रहा हूं यहाँ पर। देखिए, आपको पता है हब्बल का, जब अपन ने कॉन्सेप्ट की स्टडी की थी, हब्बल कॉन्सेप्ट की स्टडी की थी, तो मैंने एक बात रखी थी कि जो ब्रह्मांड है वो वर्तमान समय में आपके पास में इस तरीके से है, क्योंकि ब्रह्मांड आपका निरंतर क्या कर रहा है? प्रसार कर रहा है, विस्तार कर रहा है। और ये विस्तार इस तरीके से अभी वर्तमान में यूं है, तो अभी इसके आगे आने वाले समय में और ज्यादा प्रसार करेगा, और इसके आने वाले समय में और ज्यादा प्रसार करेगा। लेकिन इस समय से पहले का जो समय था, इससे कम प्रसार हुआ होगा इसका, ये माना गया। इससे पहले और भी कम, और इससे भी पहले ये जो आपका ब्रह्मांड का एक पॉइंट पे रुका हुआ था ये, और इस पॉइंट की मैंने साइज जो बताई थी, वो साइज ये बताई थी कि मटर के दाने के समान था। और इस पॉइंट को मैंने ये बोला सिमुलर पॉइंट ऑफ सिमुलिटी, यानी कि विलक्षणता का बिंदु, हिंदी में बोलते हैं इसे
विलक्षणता का बिंदु इस रूप में देखने को मिल रहा था अपने को। और ये जो यहाँ विलक्षणता का जो बिंदु है, इस बिंदु पर जो ये टिका हुआ था, ये 4 फोर्स पर टिका हुआ था। ये 4 फोर्स पर टिका हुआ था। तो देखिए, ये आपका विलक्षणता का बिंदु है, वो एक जगह एक बिंदु के रूप में किस कारण से टिका हुआ था, मैंने आपको बताया। ये 4 फोर्स है, इन 4 फोर्स के कारण एक जगह पर टिका हुआ था। ठीक है, कन्फर्म है। और ये 4 फोर्स मैंने आपको बताया कि ये आपके पास में ग्रेविटी फोर्स, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स, और लास्ट आपके पास में मैंने फोर्स बताया था, वो ये फोर्स का नाम है वीक फोर्स। इन 4 फोर्स के कारण ये आपका ये यहाँ पर एक विलक्षणता का बिंदु के रूप में बना हुआ था। इसका जो समय बताया मैंने यहां से लेकर के यहां तक, तो वो 13.7 अरब वर्ष, 13.7 अरब वर्ष से पहले की समय अवधि मानी गई। लगभग यह कई बुक्स में आपको 15 अरब वर्ष का समय भी देखने को मिलता है, लेकिन मैं इसका एग्जैक्ट प्रमाण बता रहा हूँ। एग्जैक्ट प्रमाण है 13.7 अरब वर्ष इसके माने गए हैं, 13.7 लाख अरब वर्ष माने गए हैं। तो देखिए, अब इसमें क्या है, इसका विलक्षणता का बिंदु क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस बिंदु से एक फोर्स छिटक जाता है। ये ग्रेविटी फोर्स है, वो क्या होता है, छिटकता है। छिटकने के कारण इसमें क्या होता है, विस्फोट होता है। विस्फोट होता है तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं, और इन टुकड़ों को नाम दिया गया देवकण। देवकण नाम दिया गया इन टुकड़ों को, जिसको बोलते हैं गोल्ड पार्टिकल्स के रूप में जाना जाता है इनको। जब ये गोल्ड पार्टिकल्स शब्द का प्रयोग जो किया था सर्वप्रथम और हिंगस नामक वैज्ञानिक और आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। गोल्ड पार्टिकल शब्द का प्रयोग आइंस्टीन और हिंगस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। अब देखिए, आगे आपके पास में इसको आगे बढ़ाते हैं, क्या है इसके अंदर और किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया गया है। तो मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूं कि इस बिंदु के द्वारा आपके पास ये जो बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी है, यानी कि बिग बैंग यानी महाविस्फोटक सिद्धांत, हिंदी में बोलते हैं इसे महाविस्फोटक सिद्धांत, सिद्ध किया गया। महाविस्फोटक सिद्धांत सिद्ध किया गया इस बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से। अब देखिए, इसके माध्यम से मैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति को स्पष्ट करना चाह रहा हूं। तो देखिए, इसको समझिए। कॉन्सेप्ट है आपके पास में बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी ये आपके पास में कॉन्सेप्ट है कंप्लीट। अब इसके अंतर्गत स्टडी जो की गई है, मैं आपको बताया कि इसके अंतर्गत ब्रह्मांड के निर्माण की, या मैं आपको बोलूं यूनिवर्स के निर्माण की स्टडी की गई है। कॉन्सेप्ट दिया था जॉर्ज लेमेत्रे ने, कब दिया था, 1894 में, जबकि इसका विस्तार पूर्वक व्याख्या करने में रॉबर्ट वेगोनोर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कब, 1967 में, 1967 में। अब देखिए क्या है, देखिए सर्वप्रथम क्या हुआ कि आपके पास में ये विलक्षणता का बिंदु माना गया कि ब्रह्मांड, आप क्या जो ब्रह्मांड है वो विलक्षण, इस विलक्षणता के बिंदु या पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी के रूप में बंधा हुआ था। और ये जो पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी के रूप में बंधा हुआ था, इन 4 फोर्स के कारण हुआ। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि इसमें से एक फोर्स आपका ग्रेविटी फोर्स, इससे क्या हुआ, छिटक गया, इससे अलग हो गया। अब अलग हुआ तो ऐसी पोजीशन में क्या हुआ कि इसके टुकड़े हो गए, छोटे छोटे टुकड़े हुए, और ये जब टुकड़े हुए वो 1 सेकंड का 1 अरबवां अंश के रूप में माना जाता है। ये विस्फोट की जो प्रक्रिया मानी गई है वो 1 सेकंड के 1 अरबवें हिस्से का माना गया है।
तो इसके रूप में इसके टुकड़े होते हैं। अब ये टुकड़े क्या होते हैं, इसके अंदर सबसे पहले लगभग ये मानो कि इसमें सबसे पहले जो फोर्स इसमें आता है इन टुकड़ों के अंदर, वो आता है स्ट्रॉन्ग फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स इसके कारण ये स्ट्रॉन्ग फोर्स की इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका आ जाती है। स्ट्रॉन्ग फोर्स की भूमिका आती है। फिर उसके बाद में क्या होते हैं कि कुछ परमाणु वगैरह एक जगह होने के, अणु वगैरह एक जगह होने के क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। इसके बाद में लगभग 10 यानी कि 5 अरब वर्ष पश्चात इसके अंदर एक और फोर्स आ जाता है। वो फोर्स है इलेक्ट्रोनिक मैग्नेटिक फोर्स। इस फोर्स के द्वारा इसमें परमाणु अणु बनने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद में लास्ट के अंदर इसमें ग्रेविटी फोर्स वापस सम्मिलित हो जाता है, जिसके कारण इनके अंदर क्या होना प्रारंभ हो जाता है, समूहन यानी कि एकत्रीकरण होना प्रारंभ हो जाता है। अब समूहन होना प्रारंभ हुआ, एकत्रीकरण होना प्रारंभ हुआ, तो ये जो छोटे छोटे गोल्ड पार्टिकल्स है उसमें एनर्जी कंटिन्यूटी आपकी आती गई, और ये जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूटी अपना प्रसार करते रहे, विस्तार करते रहे, और ये लंबे क्षेत्र में धीरे धीरे क्या होने लगे, फैलने लगे। फैलने के साथ साथ इनमें समूहन की प्रक्रिया भी बनने लगी, और समूहन की प्रक्रिया बनने से सर्वप्रथम एक जगह इकट्ठे होने से यहाँ पर काले रंग के जो ये पदार्थ एक जगह इकट्ठे हुए, जिसके कारण आपके पास में यहाँ पर नेबुला, निहारिका का निर्माण हुआ। नेबुला और निहारिका का निर्माण हुआ। उसके बाद में जो टुकड़े इकट्ठे हुए उनके द्वारा आपके पास में स्टार्स का निर्माण हुआ। स्टार्स यानी तारों का निर्माण हुआ। तारों के पश्चात कुछ पार्ट फिर शेष बचे, तो उनके द्वारा आपके पास में ये ग्रहों का निर्माण हुआ, उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार धीरे धीरे समूहन की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात जो ब्रह्मांड की वर्तमान स्थिति आपको देखने को मिलती है। लेकिन ब्रह्मांड आपका यही नहीं रुक रहा है, वर्तमान में भी ये प्रसार करता जा रहा है, और ये उतनी ही स्पीड से प्रसार कर रहा है जिस स्पीड से यहाँ से पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी से प्रारंभ हुआ था और अभी तक चल रहा है, और आगे भी लगभग वैज्ञानिकों का मानना है कि उसी स्पीड से ये कंटिन्यूटी क्या करेगा, प्रसार करेगा। अब देखिए ये आपका कॉन्सेप्ट है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी कॉन्सेप्ट के माध्यम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति को इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है, और ये वर्तमान समय में सर्वमान्य मत के रूप में प्रकट हुआ है। इसके अलावा कोई भी कॉन्सेप्ट इसके मुकाबले में नहीं है। सिद्धांत दिया था जॉर्ज लेमेत्रे ने, और इसकी विस्तार पूर्वक व्याख्या की थी रॉबर्ट वेगुनोर ने। अब देखिए ये एकमात्र ऐसा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इसको आगे देखो, आप आगे समझिए, इसको थोड़ा सा और समझाता हूं। कॉन्सेप्ट आपका ये कंप्लीट हो चुका है, बिग बैंग थ्योरी। अब देखिए अपन ने क्या पढ़ा इसके अंदर अपन ने पढ़ा इसका ब्रह्मांड का स्वरूप पढ़ा। स्वरूप पढ़ने के पश्चात अपन ने इसकी क्या की, उत्पत्ति के लिए बहुत सारे प्रमाण ढूंढ कर लेकर आए। स्वरूप के पश्चात अपन ने उत्पत्ति पढ़ी, उत्पत्ति के लिए प्रमाण ढूंढ कर लेकर आए। प्रमाण पहला लिया अपन ने हब्बल कॉन्सेप्ट लिया, और दूसरा लिया अपन ने बिग बैंग थ्योरी, ये कॉन्सेप्ट लिया। हब्बल कॉन्सेप्ट के पश्चात आपने इस कॉन्सेप्ट की स्टडी की। अब इस कॉन्सेप्ट की स्टडी के पश्चात आपने यह प्रमाणित कर दिया कि इस प्रकार ब्रह्मांड का क्या हुआ, निर्माण हुआ, लेकिन इसकी साइंटिफिक स्टडी नहीं की। साइंटिफिक स्टडी यानी कि इसकी साइंटिफिक स्टडी का मतलब समझिए कि इसका प्रयोगात्मक वर्णन नहीं किया। तो अब अपन करेंगे इसका प्रयोगात्मक स्टडी या वर्णन, प्रयोगात्मक वर्णन करेंगे। तो देखिए प्रयोगात्मक वर्णन करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि देखो आपके पास में ये आपके यूरोप महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के जस्ट आपके पास में यूरोप महाद्वीप है। यहां आपके फ्रांस है, फ्रांस के पास में एक फ्रांस और स्पेन, एक तो स्थान आपके पास में फ्रांस और एक स्थान है स्पेन। इन दोनों की सीमा पर, बाउंड्रीज पे
यहाँ एक जेनेवा नामक स्थान है, नाम सुना हुआ है जेनेवा, ये जेनेवा नामक स्थान है। इस स्थान पर एक प्रायोगिक स्टडी की गई, इस कॉन्सेप्ट पर प्रयोगात्मक वर्णन किया गया। अब ये जेनेवा में क्या हुआ कि इस स्थान पर लगभग 27.35 किलोमीटर की एक सुरंग बनाई गई और इस सुरंग के अंदर एक बड़ी मशीन का प्रयोग किया गया जिसे बोलते हैं LHC, इसको बोलते हैं LHC। L का मतलब हो गया लार्ज, H का मतलब हो गया हाइड्रा, C का मतलब हो गया कोलाइडर नामक एक निरीक्षण किया गया। और इस मशीन के माध्यम से बिग बैंग थ्योरी को प्रैक्टिकल बनाने का प्रयास किया गया है। अब देखिए इस प्रैक्टिकल कार्य में राजस्थान यूनिवर्सिटी के दो वैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक का नाम है एक तो है रानी वाले, दोनों भाई है सुधीर रानी वाले, और एक है रसिम रानी वाले। ये दोनों भाई है, इन्होंने भी इस कॉन्सेप्ट को यानी कि इसकी प्रयोगात्मक व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके माध्यम से इसका वैज्ञानिक प्रमाण बनाने का प्रयास किया गया है। तो ये जो इस एजेंसी का नाम है वो एजेंसी है आपकी सर्व। ये प्रयोगात्मक यानी जो कार्य करने वाली जो एजेंसी है उसका नाम है सर्व। और ये जो यहाँ जो मशीन लगाई गई है उसका नाम है LHC, लार्ज हाइड्रोक्लोराइड। कहा? स्पेन और फ्रांस की सीमा पर पास में जेनेवा नामक स्थान, वहां पर 27.35 किलोमीटर की सुरंग बनाई गई है और उस सुरंग के अंदर आपके पास में ये LHC मशीन रखी गई है। और इसके माध्यम से जैसा विस्फोट वहां उस विलक्षणता के बिंदु का हुआ था वैसा विस्फोट यहाँ करने का क्या किया गया है, प्रयास किया गया है। और ये प्रयास 2012 में सफल हुआ और आगे भी ये इसको बीच में रोक भी दिया गया है। वापस इसको 2015 में वापस इसको स्टार्ट करने का निर्णय लिया गया है। तो ये इसकी जो व्याख्या हुई है वो इसकी कौन सी व्याख्या की गई है, इस माध्यम से प्रयोगात्मक व्याख्या की गई है। तो कोई दिक्कत इस कॉन्सेप्ट के अंदर? तो अगर कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जाकर इसके बारे में मेरे से क्वेश्चंस कर सकते हो। तो ये इस प्रकार आपका ब्रह्मांड के निर्माण की स्टडी कंप्लीट होती है। मैंने सारी स्टडी करवा दी है। अब मैं आपसे इस क्वेश्चंस के बारे में अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर अपने क्वेश्चंस इसके अंदर ऐड कीजिए। मैं आपको उनका आंसर देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।